हेडलाइंस के बाद हम रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज आरक्षण और कानून व्यवस्था के साथ ही कई अहम मुद्दों पर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष आज मुफ्त चावल वितरण में गड़बड़ी, सड़क निर्माण, पीएम आवास जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा एक्सप्रेसवे के निर्माण में अनियमितता का मामला उठाएंगे। बता दें कि प्रश्नकाल में मंत्री शिव डहरिया और उनके साथ ही ताम्रध्वज साहू विपक्ष के सवालों का आज सामना करने जा रहे हैं। वहीं कल होने वाले विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए भी आज नामांकन शुरू कर दिया जाएगा। कल चुनाव होंगे। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उपाध्यक्ष पद के लिए संतराम नेताम के नाम पर मोहर लग चुकी है। आपको ये भी बता दें कि मनोज मंडावी के निधन के बाद से ही विधानसभा उपाध्यक्ष का पद खाली था, जिसके लिए आज नामांकन शुरू होगा और कांग्रेस की तरफ से नाम पर मोहर भी लग चुकी है। तो शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। परसों से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज तीसरे दिन भी हालांकि हंगामे के आसार जो हैं वो जताए जा रहे हैं। तो विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी और कल इसके लिए वोटिंग की जाएगी। बता दें कि केशकाल से कांग्रेस विधायक संतराम नेताम का उपाध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। मनोज मंडावी के निधन के बाद से ही विधानसभा उपाध्यक्ष का पद खाली है। हालांकि विपक्ष के पास जीत के लिए बहुमत नहीं है और इसलिए संभावना ये जताई जा रही है कि बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। ऐसे में संतराम नेताम निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। और अब बात आरक्षण के मुद्दे की। छत्तीसगढ़ में जल्द ही आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर बीजेपी के सांसद और विधायक आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आरक्षण के नाम पर कांग्रेस जनता से सिर्फ खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश में जल्द से जल्द आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है। आरक्षण का आधार क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट पेश करने और राज्यपाल के 10 बिंदुओं का जवाब सार्वजनिक करने की मांग को लेकर धरना दिया जाएगा। तो आरक्षण पर संग्राम जारी है। कल जनाधिकार महारैली कांग्रेस ने निकाली और आज बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है। तो आरक्षण की मांग को लेकर सदन से सड़क तक संग्राम जारी है। आज बीजेपी सांसद विधायक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रदेश में जल्द ही आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर अंबेडकर चौक पर यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें तमाम बीजेपी नेता जो हैं वो सम्मिलित होंगे। आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग वो एकजुट होकर करने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आरक्षण के मुद्दे पर यह सियासत आखिर कब तक चलती है। वेतन विसंगति को लेकर सहायक शिक्षक संघ आज विधानसभा घेराव करने जा रहा है। प्रदेश भर में आज हजारों सहायक शिक्षक राजधानी रायपुर में जुटेंगे और अपनी मांगों को लेकर विधानसभा कूच करेंगे। दरअसल संविलियन के बाद वर्ग 1 और वर्ग 2 के शिक्षकों के वेतन में समानुपातिक अंतर रहा है, लेकिन वर्ग 3 यानी कि सहायक शिक्षक का वेतन अंतर ज्यादा है। सहायक शिक्षक संघ वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन अब तक इस पर कोई भी पहल नहीं की गई है और इसी से नाराज सहायक शिक्षक संघ ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया। पूरे प्रदेश में सहायक शिक्षकों की संख्या 1 लाख से ऊपर है, लिहाजा सहायक शिक्षक संघ अपने प्रदर्शन और रैली के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश का भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जो लगातार जारी थी वो अब खत्म कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत के बाद इस हड़ताल को खत्म करने का फैसला कर्मचारियों ने लिया है। बता दें कि 20 दिन से लगातार संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी असर पड़ रहा था। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल थी। स्वास्थ्य कर्मी इसको लेकर हड़ताल कर रहे थे। निष्कासित कर्मियों की बहाली पर जल्द ही अब आदेश जारी होने की बात कही जा रही है। वहीं 1 महीने के भीतर आदेश जारी करने की शर्त पर ही यह हड़ताल खत्म की गई है। तो 20 दिनों से लगातार संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल चल रही थी, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत के बाद यह हड़ताल खत्म की जा चुकी है। ये कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत में सकारात्मक पहल हुई है, जिसके बाद इस हड़ताल को खत्म किया गया।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे भोपाल सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, लगातार संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी थी और आखिरकार ये हड़ताल खत्म हुई है। क्या आश्वासन दिए गए हैं? किस तरह से पूरी मांगों को क्या मान लिया गया है? 20 दिन से हड़ताल चल रही थी। प्रदेश भर के करीब 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल थे, जिसमें स्टाफ नर्स, ANM, फार्मासिस्ट और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सहित कई पद पर जो संविदा कर्मचारी काम करते हैं स्वास्थ्य विभाग में, वो शामिल थे, जो प्रदेश के जिला चिकित्सालय, PSC, CSC में काम करते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। लेकिन 20 दिन से इनकी हड़ताल चल रही थी, सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन 2 दिन से सरकार के कुछ बड़े टीकाकरण प्रोग्राम, जिसमें पल्स पोलियो अभियान है और कई प्रोग्राम शुरू हुए, और ये प्रोग्राम जो है जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, इन्हीं स्वास्थ्य कर्मचारियों की कंधों पर जिम्मेदारी थी। और ऐसे में सरकार ने कल फिर बातचीत की पहल की। स्वास्थ्य मंत्री से इन संविदा कर्मचारियों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद लिखित आश्वासन की मांग थी, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि 1 महीने के अंदर जो नियमितीकरण की मांग है उसको देखते हुए करीब जो 2018 में जो एक सरकार की नियमितीकरण की नीति बनी थी संविदा कर्मचारियों को लेकर 5 जून 2018 को, उस नीति के तहत 90% जो है नियमित कर्मचारियों के तहत वेतन जो है इन कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसके साथ ही जो बर्खास्त कर्मचारी है, जिनको सेवा से बाहर कर दिया गया था, उनको भी जो है जल्द बहाल किया जाएगा। 1 महीने के भीतर ये दोनों आदेश जो है जारी हो जाएंगे। और उसके जो है आदेश जारी होने के आश्वासन पर जो संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली है और साफ तौर पर कहा है कि 1 महीने के भीतर यदि सरकार की तरफ से आदेश जारी नहीं हुए तो पुनः हड़ताल की जाएगी। 90% यदि वेतन इनको मिलता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है अंतर इनके वेतन में आएगा और बड़ी उपलब्धि इन संविदा कर्मचारियों की रहेगी। हालांकि नियमितीकरण तो नहीं होगा, लेकिन संविदा नीति 2018 के तहत यदि ये 90% वेतन पाते हैं नियमित कर्मचारियों का, तो एक बड़ा जो है अंतर इनके वेतन में आएगा। उनके लिए भी राहत है और राहत की बात जनता के लिए भी है, क्योंकि बड़ी तादाद में स्वास्थ्य कर्मी जो है वो हड़ताल पर थे, जिससे कहीं ना कहीं जनता भी प्रभावित हो रही थी। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। खबर राजधानी रायपुर से, जहां पुलिस ने शहर के अलग अलग जगहों से 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले 3 आरोपियों को, चोरी के वाहन खरीदने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। वाहन चोरी में शामिल आरोपी मास्टर की लगाकर बड़े ही शातिराना और प्रोफेशनल तरीके से इन वारदातों को अंजाम दिया करते थे। बता दें कि शहर में लगातार 2 पहिया वाहनों की चोरी हो रही थी और चोरी की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल की एक विशेष टीम गठित की। इस दौरान टीम ने सरस्वती नगर में रहने वाले अनिल सिंह रजावत और अनिल गुप्ता को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की, तो उनके पास कब्जे से चोरी की 5 नग 2 पहिया वाहन जब्त हुई है। इसके अलावा साइबर सेल को इस बात की भी जानकारी मिली कि माना इलाके में एक आरोपी संजीत सिंह और फलाला लगातार 2 पहिया वाहन बेच रहा है। टीम ने उसे भी जब गिरफ्तार किया तो उसके कब्जे से चोरी की 6 2 पहिया वाहन को बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की स्वर्ण रेखा नदी, जिसे लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर विकसित किया जाना था, लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च भी कर दी गई थी। मकसद था स्वर्ण रेखा नदी में साफ पानी बहाकर नाव चलाना, लेकिन वो प्लान हवा हो गया है, क्योंकि अब स्वर्ण रेखा नदी पर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि प्रदेश की पहली एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। स्वर्ण रेखा नदी में नाव चलाने का सपना अब सपना ही बनकर रह गया है, क्योंकि नदी क्षेत्र में एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिंचाई विभाग के उस प्लान का क्या, जो 2 दशक पहले से चल रहा था, जिसमें लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर स्वर्ण रेखा नदी में नाव चलानी थी। को भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनके मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत है। ये कहते थे कि उसमें एलिवेटेड, उसमें नल्ले में स्वर्ण रेखा नाले में नदी बनाएंगे, उसमें चलाएंगे, नाव चलाएंगे, लेकिन उसमें लैटरिन बह रही है और कोई ध्यान नहीं दे रहा। और एलिवेटेड रोड बनाकर उसको ढकना चाहते हैं कि जिससे गंदगी नहीं दिखे लोगों को। 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के बाद भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी स्वर्ण रेखा में घुलती गई और ये प्रदूषित नाला बनकर रह गई। हालात ये है, सिंचाई मंत्री को ही स्वर्ण रेखा नदी का प्लान तक याद नहीं है। सब्र रखो, प्रतीक्षा करो, जब कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है, प्रयत्न हो रहा है, सब में सफलता मिलेगी ना। स्वर्ण रेखा नदी के बीच वाले हिस्से पर कॉलम बड़े करके 14.7 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड तैयार की जा रही है, जिस पर 1128 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
4 लेन एलिवेटेड रोड को हनुमान बांध से लक्ष्मीबाई समाधि और वहां से जलालपुर तक 2 चरणों में बनाया जाएगा। रोड के स्लैब 4 मीटर चौड़े पिल्लर पर तैयार होंगे। इसके तैयार होने पर गिरवाई और कंपू क्षेत्र को फूलबाग और उपनगर ग्वालियर जलालपुर तक के लिए अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ये प्लान है तो ग्वालियर की ट्रैफिक को सुधारने वाला, लेकिन उस प्रोजेक्ट का क्या जिस पर करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। ये ग्वालियर शहर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। एलिवेटेड रोड 778 करोड़ की लागत से रोड बन रहा है और इससे यहाँ की शहर की यातायात व्यवस्था सुगम। बहरहाल यहाँ प्रदेश की पहली एलिवेटेड रोड बन रही है, लेकिन उसका हश्र पुराने प्लान की तरह ना हो जाए, जिसे अब नेता भूल चुके हैं, जिस पर वो कभी वोट मांगा करते थे। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। इंदौर में 3 तलाक का मामला सामने आया है। बता दें कि रोशन नगर में रहने वाली 28 साल की नाजनीन को उसके पति ने 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया। पहले महिला ने पारिवारिक सुलह से मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उस मामले में 3 तलाक का केस दर्ज करवाया गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई में रहने वाली नाजनीन की ननंद और पति जीशान कुरैशी बैंक की नौकरी छोड़ने का दबाव बना रहे थे, जिसकी वजह से दंपत्ति के बीच काफी तनाव था। महिला के पिता, जो कि रिटायर्ड ASI हैं, उन्होंने मामले में थाने पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ 3 तलाक सहित अन्य धाराओं में अब प्रकरण दर्ज करवाया है। परिवार की मर्जी से शादी हुई थी और शादी के बाद सास और उसकी जो ननद के द्वारा और पति के द्वारा उनको परेशान किया गया, प्रताड़ित भी किया गया और उसके अलावा उससे जॉब छोड़ने के लिए भी बताया गया। और जब उन्होंने ये बताया कि जॉब वो नहीं छोड़ेगी, परिवार के लिए ही वो जॉब कर रही है, तो फिर उनको पति ने जो है 3 तलाक देकर और घर भेज दिया। पति सास और उनकी जो बहन उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इधर मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। भोपाल के सभी स्कूलों के समय में इस वजह से बदलाव किया गया है। भोपाल कलेक्टर ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। सभी स्कूल अब 9:30 बजे से शुरू होंगे। वहीं इंदौर कलेक्टर ने भी आदेश जारी किया है। रीवा की बात करें तो रीवा में भी 10:30 बजे के बाद स्कूलों को खोला जाएगा। इसी तरह से अगर टीकमगढ़ की बात करें तो प्राइमरी स्कूलों की 10 जनवरी तक की छुट्टी यहां पर कर दी गई है। तो ठंड का असर किस तरह से बृहद तौर पर देखा जा रहा है, आप स्कूल की टाइमिंग से ही समझिए। मध्य प्रदेश में सर्दी कड़ाके की पड़ रही है और इसी को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जहां भोपाल में स्कूल अब 9:30 बजे शुरू किए जाएंगे, तो वहीं इंदौर कलेक्टर ने भी इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। वहां भी 9 बजे के बाद स्कूलों की शुरुआत की जाएगी। इसी तरह से आपको बता दें कि टीकमगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में तो 10 जनवरी तक के लिए छुट्टी की घोषणा ही कर दी गई है। भोपाल में सुबह 9:30 बजे स्कूल खुलेंगे। अगर आप भोपाल के हैं और आपके बच्चे स्कूल में हैं तो ये खबर खासतौर पर आपके लिए। इसी तरह से अगर इंदौर वासी हैं तो इंदौर में भी सुबह 9:30 बजे से स्कूल खुलेंगे, जिसके लिए कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। रीवा क्षेत्र के लोगों के लिए खबर कि स्कूल रीवा में 10:30 बजे से शुरू होंगे, क्योंकि यहाँ और ज्यादा ठंड पड़ रही है। इसी तरह से 10 जनवरी तक की छुट्टी का ऐलान किया गया है टीकमगढ़ से। तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर के बाहरी इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। सरगुजा संभाग में भी घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई है। और अगर आप देर रात या फिर अल सुबह घरों से बाहर निकलते हैं तो आपने भी देखा होगा कि कितना घना कोहरा छाया रहता है। कई जिलों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर के ही बाहरी इलाकों में घना कोहरा दिन भर छाया रहा। वहीं अल सुबह भी विजिबिलिटी काफी कम थी। सरगुजा संभाग की भी अगर बात करें तो घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम। वहीं बलरामपुर जिले में ठंड इतनी बढ़ गई है कि स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। चलिए, मौसम के हाल के बाद कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। सरगुजा जिले में शिक्षा विभाग की लंबे समय से लंबित सहायक शिक्षकों की पदोन्नति के बाद पदस्थापना ने नई मुसीबत को जन्म दे दिया है। इस पदस्थापना से जिले में करीब 50 से ज्यादा स्कूलों में एकल शिक्षक हो गए हैं और ऐसे में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अब भगवान भरोसे संचालित हो रही है। हालांकि शिक्षा विभाग का यह कहना है कि जल्द ही दूसरे स्कूलों से एकल शिक्षा वाले स्कूलों में पदस्थापना कर दी जाएगी। दरअसल शिक्षा विभाग ने 800 से ज्यादा सहायक शिक्षकों की पदोन्नति और पदस्थापना की प्रक्रिया काउंसलिंग के जरिए की, जिसमें करीब 781 सहायक शिक्षकों के पदोन्नति के बाद उनकी पदस्थापना दी गई है। लेकिन इसमें से 111 सहायक शिक्षकों ने अब तक पदभार ग्रहण नहीं किया है, जबकि 68 ऐसे सहायक शिक्षक थे जिन्होंने काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया। ऐसे में दूरस्थ इलाकों में अब भी 50 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां एक ही शिक्षक के सहारे पूरा स्कूल संचालित किया जा रहा है।
जो हम लोगों ने आदेश 30 तारीख को जारी किया है, उस आदेश के परिपालन में 31 तारीख की स्थिति में लगभग 670 लोगों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। 781 की पदस्थापना की गई थी। 111 लोग अभी भी कार्यभार ग्रहण नहीं किए हैं, लेकिन चूंकि कार्यभार ग्रहण करने के लिए जो समय दिया गया था वो 7 दिन की अवधि थी। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर कोट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।